हमारे साथ डॉक्टर शुभम रॉय हैं। ऑटिज़्म पे भी बात होगी, ADHD पे भी बात होगी, डेवलपमेंटल माइलस्टोन पे बात होगी कि किस किस एज ग्रुप में बच्चों में क्या क्या डेवलपमेंट आपको देखने चाहिए। डेवलपमेंटल माइलस्टोन को लेकर अगर हम बात करें तो पेरेंट्स को आप क्या बताना चाहिए? 2 महीने के बच्चे को तो उस समय बच्चा सोशल स्माइल देता है। एक 6 महीने के बच्चे को देखकर कुछ आवाज़ करते हैं, बच्चा हमें आई कांटेक्ट देता है और वापस कोशिश करता है उस साउंड को दोहराने का। जैसे बच्चा बड़ा होता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, इस तरह के माइलस्टोन सोशल माइलस्टोन्स में आते हैं। एक 2 साल का बच्चा चम्मच से उठा के खाने की कोशिश करता है, तो ये हमारे अडैप्टिव माइलस्टोन्स में हुए। और डिफरेंट एजेस पे अलग अलग माइलस्टोन हो सकते हैं। ये मैम इसी पे रहते हैं, स्पीच डिले बड़ी समस्या है, उसके बाद एक एक करके जाएंगे। हम ये कहते हैं अगर बच्चा 16 महीने तक एक भी वर्ड मीनिंगफुल अगर नहीं बोल पा रहा है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग है। तो स्पीच डिले में स्पीच डिले में तो ऑटिज़म में कई बार बच्चा शब्द भी बोल रहा होता है लेकिन उसे वो यूज़ नहीं कर रहा होता है। सो स्पीच डिले के कारण कई सारे हो सकते हैं। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट भी एक कॉज में आता है जिसको कि ट्रीट किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन डेफिनेटली बच्चों में स्पीच डिले का एक कारण बनता है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर शुभम रॉय हैं जो डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियन हैं और साथ में चाइल्ड डेवलपमेंट क्लिनिक है शाइनिंग स्टार्स के नाम से पार्ट 1 साउथ एक्स में। वहाँ पर बच्चों के डेवलपमेंटल माइलस्टोन को लेकर देखते हैं कि कहाँ पे क्या कमी है और कैसे सुधार किया जा सकता है। लेकिन आज लगा कि इंटरव्यू ऑटिज़्म पे भी बात होगी, ADHD पे भी बात होगी, डेवलपमेंटल माइलस्टोन पे बात होगी कि किस किस एज ग्रुप में बच्चों में क्या क्या डेवलपमेंट आपको देखने चाहिए, क्या वो सिग्नल्स हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि बच्चे के डेवलपमेंट अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो आप अपने नज़दीकी पेडियाट्रिशियन से मिल सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं अगर दिल्ली में आप रहते हैं तो। मैम बहुत बहुत शुक्रिया किडोक्रेसी से बात करने के लिए। डेवलपमेंटल माइलस्टोन को लेकर अगर हम बात करें तो पेरेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे, अलग अलग एज ग्रुप पे क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जो बच्चे को अचीव करना चाहिए, अगर वो अचीव नहीं कर रहा है तो फिर कुछ दिक्कत ज़रूर है। थैंक यू परिमल जी ये क्वेश्चन पूछने के लिए। क्योंकि पेरेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो कई बार अलग अलग तरह की उनको बच्चों को लेके कंसर्न्स होते हैं। अक्सर बच्चे देर से चल रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर आते हैं। कभी कभी पेरेंट्स जल्दी आ जाते हैं जब हम बच्चों में ज़्यादा अधिक सुधार या अर्ली इंटरवेंशन से ज़्यादा सुधार ला पाते हैं। तो ये पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को जल्दी आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डेवलपमेंट बच्चों का जो होता है वो अलग अलग डोमेन्स में होता है। डोमेन्स मतलब हम देखते हैं एक तरह का जो डोमेन हुआ वो मोटर माइलस्टोन्स हुआ। मोटर मतलब बड़ी मूवमेंट्स होती हैं, ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स, जैसे कि भागना, दौड़ना, कूदना। शुरुआत में जैसे बच्चा बैठना शुरू करेगा, फिर चलना शुरू करेगा, दौड़ना शुरू करेगा, ये हो गए हमारे ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स। फाइन मोटर होता है जिसमें बच्चों के हाथों का इस्तेमाल देखते हैं, जैसे कि बच्चा कोई चीज़ पकड़ के उंगलियों से उठाना, उसे खुद से उठाकर खा पाना, खाने को पेंसिल पकड़ पाना, स्क्रिबल कर पाना, तो ये हमारे इस तरह के बटन वगैरह खोल पाना, ये हमारे फाइन मोटर माइलस्टोन्स में आते हैं। वैसे ही सोशल डेवलपमेंट भी होता है, जैसे कि आई कांटेक्ट दे पाना। अगर हम देखें एक 2 महीने के बच्चे को तो उस समय बच्चा सोशल स्माइल देता है। सोशल स्माइल से हमारा अर्थ है जैसे हमने बच्चे को देखकर स्माइल किया तो बच्चा उसके रिस्पॉन्स में स्माइल करता है, इसे हम सोशल स्माइल कहते हैं। तो ये इस तरह के माइलस्टोन सोशल होते हैं, जैसे स्माइल करना देख के रिस्पॉन्स में। अगर हम एक 6 महीने के बच्चे को देखकर कुछ आवाज़ करते हैं, बच्चा हमें आई कांटेक्ट देता है और वापस कोशिश करता है उस साउंड को दोहराने का। तो ये हमारे सोशल माइलस्टोन्स में आते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, इस तरह के माइलस्टोन सोशल माइलस्टोन्स में आते हैं। वैसे ही एक और जो माइलस्टोन होता है एडाप्टिव, मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें कर पाना। तो ये शुरुआत में तो नहीं, बट जैसे एक 2 साल का बच्चा चम्मच से उठा के खाने की कोशिश करता है, तो ये हमारे अडैप्टिव माइलस्टोन्स में हुए। अपने शूज़ पहनने की कोशिश करना, बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें हम उसके अकॉर्डिंग चेंजेस देखते हैं। तो ये हमारे अडैप्टिव माइलस्टोन्स हो गए। वैसे ही समझ होती है या जिसे हम कॉग्निशन बोलते हैं, तो ये भी एक डेवलपमेंट का डोमेन है, कॉग्निशन। यहाँ हम देखते हैं बच्चे की समझ, जैसे कि चीज़ें कैसे काम करती है, कॉज एंड इफ़ेक्ट समझना।
बटन दबाया तो लाइट जलेगी या बटन दबाया तो पंखा चलेगा। शुरुआत में इस तरह के माइलस्टोन्स आते हैं जो कि लगभग 1 साल के पास होते हैं, और डिफरेंट एजेस पे अलग अलग माइलस्टोन हो सकते हैं। तो ये भी हमारा एक डेवलपमेंट का माइलस्टोन है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जिसमें आजकल हम कई बार परेशानियां देख रहे हैं वो है स्पीच रिलेटेड माइलस्टोन्स, जहाँ पे जो बच्चा 2 महीने का होता है वो कुछ साउंड्स करना शुरू करता है, कूइंग साउंड जिसे हम बोलते हैं। वहीं 6 महीने का बच्चा बैबलिंग शुरू करता है, जैसे कि बा बा इस तरह के साउंड्स करना। 9 महीने पे ये बैबलिंग बदल के बाइसिलैबिक बैबलिंग हो जाती है, जिसे हम जैसे कि साउंड्स करना बाबा बाबा दादा दादा इस तरह के साउंड्स करना। वहीं मीनिंगफुल वर्ड्स लगभग 1 साल के आसपास में आते हैं। हम ये कहते हैं अगर बच्चा 16 महीने तक एक भी वर्ड मीनिंगफुल अगर नहीं बोल पा रहा है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग है स्पीच डिले में। 1 साल पे जनरली आ जाता है, बट 16 मंथ्स तक भी अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं है तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग है। जैसे मैम आप एग्जांपल देके पेरेंट्स को बताती होंगी वर्ड्स किस तरह के? वर्ड्स जैसे कि पापा मम्मा सबसे पहले जनरली आते हैं, उसके बाद कार। पापा मम्मा भी बच्चा, पेरेंट्स को कई बार लगता है कि बैबलिंग जो कर रहा है उसे वो समझते हैं कि बच्चा वर्ड बोल रहा है, बट अगर पापा को देखकर पापा बोल रहा है और सिर्फ पापा पापा बोलता नहीं जा रहा है, रुक रहा है पापा, देन इट इज़ अ मीनिंगफुल वर्ड। अगर हम देखते हैं मम्मा को देखकर मम्मा बोल रहा है तब ये मीनिंगफुल है। अगर बच्चा कहीं भी रैंडम साउंड्स कर रहा है तो वो बैबलिंग होती है, ना कि एक मीनिंगफुल शब्द। अगर मान लो बच्चा कार बोल रहा है, ये एक मीनिंगफुल शब्द है अगर बच्चा कार को देखकर कार बोल रहा है। तो ये मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं। शुरुआत में छोटे शब्द जैसे कैट, कार, इस तरह के शब्द बच्चा बोलना शुरू करता है मम्मा पापा के बाद। तो पानी, ये मीनिंग, पानी थोड़ा मुश्किल होता है पानी बोलना, लेकिन पा बोलना शुरू कर देता है पॉइंट करके। टाइप से सुनते हैं बिहार में कई बार पानी को ये भी कहा जाता है। हाँ, मम बोलते हैं अक्सर, पेरेंट्स सिखाते हैं बच्चों को कि मम बोलो, तो वो भी है। एंड बच्चे पॉइंट करके भी चीज़ें दिखाना शुरू करते हैं। पहले एक तरह की पॉइंटिंग होती है जिसमें बच्चे को अगर पानी चाहिए तो बच्चा एक फिंगर से पॉइंट करके दिखाएगा और पेरेंट की तरफ देखेगा। तो बोलने नहीं आता, बट ये कम्युनिकेशन हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन हो रहा है। बच्चे को कुछ चाहिए तो पॉइंट करके दिखाना। दूसरा होता है बच्चे को कुछ दिखा अचानक, मान लो बच्चा 1 साल का बच्चा है, उसे एरोप्लेन दिख गया या चिड़िया दिख गई, बच्चा पॉइंट करेगा, पेरेंट की ओर देखेगा, फिर वापस उस ऑब्जेक्ट को देखेगा। इसे हम जॉइंट अटेंशन कहते हैं। ये एक तरह का सोशल इंटरेक्शन है। तो बहुत तरह के माइलस्टोन्स हमें देखने होते हैं, ना सिर्फ ये चलना फिरना, एंड शब्द भी मीनिंगफुल होना इम्पॉर्टेंट है। ये मैम इसी पे रहते हैं, स्पीच डिले बड़ी समस्या है, उसके बाद एक एक करके जाएंगे। स्पीच डिले में आपने कहा कि 1 से 1.5 साल के बीच में मीनिंगफुल वर्ड अगर बोले तो सब ठीक है, नहीं तो फिर कुछ दिक्कत जरूर है। हाँ, मीनिंगफुल वर्ड बोलने से मेरा मतलब है जैसे बच्चे कई बार होता है कि सिर्फ बोल रहा है उस शब्द को, बट शेयर नहीं कर रहा है और लोगों के साथ। जैसे अभी हम आपने जैसे कहा था कि हम ऑटिज़म के विषय में भी आज थोड़ी बात करेंगे, तो ये अभी एक बड़ी समस्या के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑटिज़म में कई बार बच्चा शब्द भी बोल रहा होता है लेकिन उसे वो यूज़ नहीं कर रहा होता है। जैसे बच्चे को अगर बॉल चाहिए, बच्चा बॉल को देखकर बॉल बोल देगा, लेकिन उसे चाहिए तो बच्चा बॉल दे दो या सिर्फ बॉल नहीं बोलेगा। मान लो बच्चे ने पिक्चर बुक है, उसमें सारी पिक्चर्स बच्चा बता रहा है, ये एप्पल है, बनाना है, ये डॉग है, ये कैट है, लेकिन अगर बच्चे को एप्पल चाहिए तो बच्चा उस शब्द को यूज़ नहीं कर रहा है मांगने के लिए। वो तभी हाथ से खींचकर पेरेंट्स को ले जा रहा है या उस चीज़ की तरफ देख रहा है, बट पेरेंट को पॉइंट करके नहीं दिखा रहा है, ना ही शब्द बोलना आता है, तब भी बच्चा वो शब्द नहीं बोल रहा है। तब भी हमें बच्चे को एक स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, शब्द नहीं बोलना, ये कोई भी वर्ड अगर मीनिंगफुल नहीं है, 1-1.5 साल तक का बच्चा अगर हो गया है, 16 से 18 महीने का बच्चा है, कोई मीनिंगफुल शब्द नहीं बोल रहा है, तो डेफिनेटली पेरेंट्स को अपने पीडियाट्रिशियन से या एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से बात करनी चाहिए। आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है मैम, यहाँ पर स्पीच डिले की समस्या को लेके तादाद क्या धीरे धीरे बढ़ रही है क्या, और उसके पीछे वजह क्या है अगर ऐसा कुछ है तो? स्पीच डिले के कारण कई सारे हो सकते हैं।
एंड अभी थेरेपी सेंटर्स में ज़्यादातर जो बच्चे हमारे पास स्पीच थेरेपी के लिए आते हैं ज़्यादा, या उससे उस तरह की लैंग्वेज या कम्युनिकेशन पे थेरेपी के लिए आते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो सेंटर में हैं वो ऑटिज़म से अफेक्टेड हैं। जी। सो स्पीच डिले के और भी कारण होते हैं, एक होता है लैंग्वेज डिले या लैंग्वेज डिसऑर्डर, बट वहाँ हमें ये समझना होगा जहाँ हम सिर्फ लैंग्वेज डिले देख रहे हैं, जैसे कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले मतलब बोल पाने में दिक्कत, वहाँ बच्चा समझ सब कुछ रहा होता है जो उस उम्र में समझना चाहिए। जैसे अगर हमने एक 1.5 साल के बच्चे को बोला बॉल टेबल पे रख दो, तो बच्चा उसको समझ के रख देता है। ये चीज़ हमारी भाषा की समझ में आता है। सो इस तरह की बच्चा अगर हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, ऐसे वाले बच्चे अक्सर लैंग्वेज डिले या लैंग्वेज डिसऑर्डर में आते हैं। वहीं दूसरे जो अभी हम कारण जो मैंने कहा कि जो बच्चे ज़्यादातर इनरोल्ड हैं उनमें हम ऑटिज़म की समस्या देख रहे हैं, जहाँ पे थेरेपी काफ़ी समय तक चलती है बच्चों की, ताकि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार लाया जा सके। सो स्पीच डिले के और भी कारण हैं, जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, एंड वो भी कई बार मिस हो जाता है। वैसे अभी यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम इंडिया में चल रहा है, तो अक्सर आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन अभी भी हमारे पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनमें हम 1 साल या 1.5 साल तक भी पेरेंट्स को पता नहीं चल रहा है कि उसको हियरिंग प्रॉब्लम है। कई बार पेरेंट्स को हम कहते हैं कि बच्चे का हियरिंग चेक करा लो, उन्हें लगता नहीं, सुनता तो है, आवाज़ पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन क्या बच्चा सारे साउंड्स को, सारी फ्रिक्वेंसीज को सही सुन पा रहा है, ये हम बिना टेस्ट के नहीं कह सकते। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट भी एक कॉज में आता है जिसको कि ट्रीट किया जा सकता है। और लैंग्वेज डिले या लैंग्वेज डिसऑर्डर है, वहाँ भी स्पीच थेरेपी, वो बच्चे भी हमारे पास आते हैं, उनमें भी स्पीच थेरेपी से सुधार मिल जाता है। तो ये कॉमन कंडीशंस हैं स्पीच डिले के, एंड ऑटिज़म डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, एंड आपको ज़्यादातर चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स में ये बच्चे मिलेंगे जो कि थेरेपी के लिए आ रहे हैं। क्या परिवार की तरफ से कोई गलती भी होती है जिसमें स्पीच डिले होता है बच्चे का, अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो? सो कम्युनिकेशन को लेकर, कम्युनिकेशन, हाँ, आपने जैसे वर्ड यूज़ किया कम्युनिकेशन, स्पीच मतलब बस बच्चे का बोल पाना हुआ, कम्युनिकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो कि सोशल इंटरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है। एंड कम्युनिकेशन कई तरह के, मतलब उसमें हम वर्बल कम्युनिकेशन एक हो गया जिसमें बोल पाना हुआ, एंड इवन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। सो कम्युनिकेशन एज अ होल अगर हम देखें तो ये एक ब्रॉडर टर्म है, एंड कम्युनिकेशन में अगर बच्चे को डिफ़िकल्टी आ रही है, घर में कई चीज़ें हैं जो पेरेंट्स कर सकते हैं, जैसे बच्चे को एंगेज करना खेल में, बच्चे के साथ बातचीत करना, उसके साथ समय बिताना। अभी आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में मोबाइल यूज़ आ रहा है, एंड ये पेरेंट्स अब खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट हमने बच्चे को शुरुआत में, मतलब पहले 6 महीने पे बच्चे ने बैठना शुरू किया, 6-7 महीने पे, उसके बाद से बच्चा मोबाइल फ़ोन देख रहा है, एंड 3 घंटे 4 घंटे पर डे देख रहा है। सो अभी मोबाइल फ़ोन डेफिनेटली बच्चों में स्पीच डिले का एक कारण बनता है। ऑटिज़म का कारण अभी इस्टेब्लिश तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके सिम्टम्स को ज़रूर बढ़ा देता है। तो जहाँ हम किसी भी डेवलपमेंटल कंडीशन की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जेनेटिक्स, जो कि बच्चे का खुद का प्रीडिस्पोजिशन है जिसकी वजह से वो कंडीशन देखी जा रही है। एक दूसरा जो और इम्पॉर्टेंट है, बच्चे को क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो इन कंडीशंस को मल्टी फैक्टोरियल माना जाता है, जेनेटिक्स प्लस जो हम उसको एनवायरनमेंट या दे रहे हैं वो भी। तो अगर बच्चे को एक स्टिम्युलेटिंग एनवायरनमेंट फैमिली में या परिवार में नहीं मिल रहा है, वो बच्चे के साथ कोई खेलने वाला, बात करने वाला नहीं है, तो वहाँ भी हमें स्पीच डिले मिल सकता है। हाँ, जहाँ तक हम बात करें क्या ऑटिज़म टीवी फ़ोन से हो जाता है, तो अभी तक ये प्रूवन नहीं है, बट हाँ अगर बच्चा बहुत अधिक स्क्रीन टाइम देख रहा है तो उसके सिम्टम्स ज़रूर बढ़ जाते हैं, उसकी सिवियरिटी बढ़ सकती है। तो पेरेंट्स जो कर सकते हैं, बच्चों को 2 साल तक कोई स्क्रीन टाइम ना दे, तो 2 इयर्स तक स्क्रीन टाइम नहीं देना। इवन WHO रिकमेंडेशंस में 1.5 साल तक 0, इवन 1.5 से 2 के बीच भी स्क्रीन टाइम मना ही है। सो स्क्रीन टाइम पहले 2 साल में बच्चे को ना सिर्फ मोबाइल बट टीवी, ये भी दोनों तरह की चीज़ें हैं, उससे दूर रखें। एंड बच्चे को एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे बच्चे के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, उसे दूसरे बच्चों के बीच जाने के मौके दे रहे हैं, एंड उसको एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट घर में हम दे रहे हैं। कितना वक्त लगता है जब कोई स्पीच थेरेपी लेने आता है? अलग अलग कंडीशंस होते होंगे, या इतने वक्त में लगता है कि हम अचीव कर लेते होंगे जो अचीव करने की कोशिश करते हैं? सो हर बच्चे का अलग अलग टाइम हो सकता है,
उस कंडीशन, जो भी पर्टिकुलर कंडीशन हम देख रहे हैं, उस कंडीशन में बच्चे को उसकी सिवियरिटी क्या है। अगर किसी बच्चे को सिर्फ साउंड उसके साफ़ नहीं है, जो कि आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है, उनमें रिलेटिवली कम समय, कुछ महीनों में उस बच्चे की आवाज़ साफ़ हो सकती है। कई बार हम कुछ सिर्फ स्पीच डिले देख रहे होते हैं, जिसे हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले बोलते हैं, मतलब बोलने में देरी। ये बच्चा सभी चीज़ें समझ रहा होता है, इनमें भी अक्सर कुछ महीनों में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा समय हम देखते हैं ऑटिज़म में लगता है। एंड ऑटिज़म में भी, ऑटिज़म को एक स्पेक्ट्रम कंडीशन बोला जाता है। स्पेक्ट्रम का मतलब एक कंटिन्यूअम, मतलब सिवियरिटी वैरी कर सकती है। एक माइल्ड ऑटिज़म का बच्चा ऑलरेडी बोल रहा होता है, स्पीच होती है उसकी, जस्ट दैट उसको कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं कर रहा होता है, तो उन बच्चों में हम जल्दी सुधार देखते हैं। बट जहाँ पे बच्चे के बिल्कुल शब्द नहीं है, अगर समझ भी साथ में पीछे है या कॉग्निशन भी पीछे चल रहा है, इन बच्चों में समय ज़्यादा लगता है। एंड वो प्रिडिक्ट करना हर इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। डिफ़िकल्ट है कि कहना एक ब्रॉड कि हाँ इस बच्चे को 6 महीने में अचीव हो जाएगा। मतलब हम बच्चे की सिवियरिटी, उसकी और डिफरेंट माइलस्टोन्स और कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। थेरेपी में क्या करने की कोशिश करते हैं मैम? माहौल देने की कोशिश? थेरेपी में बच्चे को, जैसे कि अलग अलग तरह की थेरेपीज़ होती है। मान लीजिए हम स्पीच की बात करते हैं, तो बच्चे की समझ पे काम होता है, बच्चे का इंगेज करना। जैसे हम ऑटिज़म में देखते हैं, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, बच्चा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो पहली कोशिश होती है बच्चा थेरेपिस्ट के साथ या लोगों के साथ इंगेज होना शुरू करे। तो ये थेरेपीज़ प्ले के मीन्स से ही होती है। आप देखोगे थेरेपी सेंटर्स में अलग अलग तरह के खिलौने होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बच्चों को उन चीज़ों के माध्यम से आई कांटेक्ट बिल्ड करना, उनको चीज़ें पहचानना सिखाना, उनकी समझ, भाषा की समझ बढ़ेगी तभी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो भाषा की समझ पे काम करना, बच्चा हमारी चीज़ों में इंटरेस्ट ले, वो इंगेज कर पाना लोगों से, ये इन चीज़ों पे काम होता है। मतलब वो हर बच्चे के स्किल पे डिपेंड करता है, बट मेनली अलग अलग तरह के टॉयज़ एंड जो थेरेपी का जो सामान होता है उसको यूज़ करते हुए बच्चे को एंगेज करना एंड बच्चे को चीज़ें सिखाना जहाँ बेसिकली दिक्कत आ रही है। तो थेरेपी में बच्चा जिस चीज़ों में अपने आप नहीं सीख पा रहा है, कई लैंग्वेज बच्चे को सिखानी नहीं पड़ती, इन्वायरमेंट से पिक कर लेता है। बट जहाँ बच्चे को दिक्कत आ रही है, तो जिस भी पर्टिकुलर स्किल में दिक्कत आ रही है, उसके लिए स्पेसिफिक थेरेपी प्लान होती है। अब ऑटिज़म पे बात करते हैं मैम। ऑटिज़म की समस्या आपने बीते 10 सालों में क्या देखा है कि गहराती जा रही है? सो ऑटिज़म का नंबर ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो जो हम यूएस का डेटा है, जो वहाँ का सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल, उनका जो लेटेस्ट डेटा है, 31 में से एक बच्चे को ऑटिज़म की समस्या है, US जो में? कि यूएस में। इंडिया में अलग अलग स्टडीज़ कुछ रिपोर्ट करती हैं 68 में से 1, कुछ स्टडीज़ 100 में से 1। तो इंडिया में भी समस्या गहरी ही है। एंड अभी हम जो देख रहे हैं बच्चों में, पहले भी होता था, एक इसका नंबर बढ़ने के पीछे कुछ कारण ये भी हैं कि ऑटिज़म के जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं, जिसमें हम DSM-5 यूज़ करते हैं, इसमें कई कंडीशंस जो पहले अलग अलग डायग्नोसिस मिलती थी, जैसे परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, इस तरह की कुछ कंडीशंस होती थी। इन सब को एस्पर्जर्स, ये सब अलग कंडीशंस में आते थे पहले, जी। सब कुछ क्लब हो गए हैं ऑटिज़म, एक ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म ऑटिज़म के अंदर। जी। तो ऑटिज़म की डायग्नोसिस उससे भी थोड़ी अधिक हो रही है। दूसरा, अवेयरनेस बढ़ गया है, तो जो माइल्ड बच्चे पहले मिस हो जाते होंगे, वो भी अभी उन्हें भी हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। एंड वाकई में भी लगता है नंबर्स बढ़ रहे हैं। उसके पीछे कारण अभी तक नोन नहीं है, बट यस, नंबर्स पहले से अधिक हैं। ऑटिज़म का कारण मल्टीफैक्टोरियल माना जाता है, मतलब उसके मल्टीपल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एक फैक्टर है वो है जेनेटिक्स, उसके अलावा जो हम एनवायरनमेंट दे रहे हैं। और जेनेटिक्स के बारे में पेरेंट्स को हम जैसे बोलते हैं कि ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, बच्चा ऑटिज़म के साथ बॉर्न होता है, बाद में ऑटिज़म डेवलप नहीं होता है, जस्ट दैट हम उसके सिम्टम्स बाद में पहचान पाते हैं। सो जेनेटिक्स का ये मतलब नहीं है कि परिवार में है तभी ही होगा। उस बच्चे के कंसेप्शन के समय उसके जीन्स में कुछ बदलाव आ गया, उसका कारण पता नहीं है। उसके कई रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी तक कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि हम एक चीज़ को पिन पॉइंट कर सकें। न ही एक जीन इम्प्लिकेटेड है, मल्टीपल जीन्स भी इन्वॉल्व हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट
कारण जेनेटिक्स है, लेकिन उसके बाद जो एनवायरनमेंट देते हैं वो भी हमारे ऑटिज़म के सिम्टम्स को बहुत हद तक उस पर भी निर्भर करते हैं। कितना परसेंटेज देना चाहेंगी मैम जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट वाले फैक्टर को अगर माने ऑटिज्म में? तो जेनेटिक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब जेनेटिक्स बच्चे का प्रीडिस्पोजिशन तो पहले ही है। एनवायरनमेंट ये हमें उस बात को डिटरमिन, मतलब उससे ये असर होता है कि अगर एनवायरनमेंट स्टिमुलेटिंग नहीं है तो बच्चे की सिवियरिटी बढ़ सकती है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मान लो बच्चे को पहले से ही प्रीडिस्पोजिशन है, उसके बाद उसको कोई इंटरेक्शन नहीं मिल रहा है परिवार में, बच्चा कॉन्स्टेंटली सिर्फ तो स्क्रीन aggregate के कर साथ जाएगा वो एंगेज्ड तो। है, तो उसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। किस उम्र से आप देख रही हैं कि बच्चों में ऑटिज्म के सिम्टम होते हैं और क्या सिम्टम होते हैं तो मान के चलें कि ये ऑटिस्टिक चाइल्ड है? सो बाय डेफिनेशन हम ऑटिज़म का की जो डेफिनेट डायग्नोसिस है लगभग 1.5 से 2 साल के आसपास में किया जा सकता है। अर्ली साइंस इवन इन्फेंट्स में देखे जा सकते हैं। अर्ली साइंस से मेरा मतलब है जैसे नाम पे रिस्पॉन्ड करना, बच्चे को हमने देखा, बच्चा हमको देख कर स्माइल किया, जो मैं कह रही थी सोशल स्माइल। ये कितने महीने पे होता है मैम? सोशल स्माइल 2 महीने पे, 2 से 3 महीने, 2 महीने पे जनरली आ जाता है, बट 2 to 3 मंथ्स का पीरियड हम ले सकते हैं जब तक बच्चे में सोशल स्माइल डेवलप हो जाता है। इस सोशल स्माइल का मतलब बच्चा हमारे स्माइल की रिस्पॉन्स में स्माइल कर रहा है। ठीक है। इसके बाद होता है रेसिप्रोकल कूइंग। हमने बच्चे को देखकर चेहरा बनाया, कुछ साउंड्स किया, तो बच्चा बैक एंड फोर्थ हमारे साथ कूइंग में इंगेज होता है। बच्चा अपने पेरेंट्स को पहचानना शुरू कर देता है। 7 मंथ्स के आसपास बच्चे को स्ट्रेंजर एंजाइटी भी होती है, मतलब नए लोगों को देखकर घबराना। तो ऑटिज़म में ये सोशल या नाम माइलस्टोन्स, पुकारने पे नाम, ये किस उम्र नाम में? 7 मंथ्स पे बिगिन कर जाता है। 1 साल तक तो नेम रिस्पॉन्स आ ही जाना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग है। बच्चा अगर आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है 1 ईयर ओल्ड, अगर बच्चा नाम बुलाने पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बच्चा अपने आप में है, लोगों के साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यही मोटे तौर पे सिम्टम है जिस पे ये अर्ली फर्स्ट इन्फेंसी के समय आई कांटेक्ट देना, बैक एंड फोर्थ इंगेज होना कूइंग में, नाम पे रिस्पॉन्ड करना, एंड उसके बाद हम स्पीच माइलस्टोन्स भी देखने लगते हैं कि 16 मंथ्स पे बच्चा कोई वर्ड नहीं बोल रहा है, पॉइंट करके बच्चा चीज़ें नहीं दिखा रहा है, ना मांग रहा है ना दिखा रहा है। ऑटिज़म में हम अक्सर सुनते हैं बच्चा पेरेंट्स को खींच कर ले जाता है, जिसे हैंड लीडिंग बोलते हैं, एंड उसके बाद कुछ बच्चे पॉइंट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा पॉइंट नहीं कर रहा है, लेकिन पॉइंट करके चीज़ें नहीं दिखा पाना, जॉइंट अटेंशन नहीं डेवलप होना। जॉइंट अटेंशन से मेरा अर्थ है, अगर मुझे कोई चीज़, मान लो एक एरोप्लेन दिखा, मैंने बच्चे को उधर का ध्यान खींचा और पॉइंट करके उसे वो चीज़ दिखाई, तो क्या बच्चा उस चीज़ को देखकर वापस मेरी तरफ देख रहा है? तो हुआ शेयर्ड अटेंशन। हमने एक ही चीज़ देखी, फिर हमने आई कांटेक्ट दिया, तो ये जॉइंट अटेंशन होता है। ये भी हम अक्सर मिसिंग देखते हैं, और जहाँ हम ऑटिज़म की बात कर रहे हैं। एंड ये ऑटिज़म में ना सिर्फ स्पीच एंड लैंग्वेज में हम डिफ़िकल्टी देखते हैं, बट कुछ और भी चीज़ें हैं जो ऑटिज़म के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में कुछ और सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि रिपिटेटिव रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर्स जिसे हम कहते हैं। बच्चे के कुछ इंटेंस इंटरेस्ट या किसी एक चीज़ पे अत्यधिक फोकस होना, जैसे कई बच्चे नंबर से, बच्चा पेरेंट्स को मम्मा पापा नहीं बुला रहा है, लेकिन उस बच्चे को ABCD बोलनी पूरी आती है। बच्चा राइम्स भी गा रहा है, लेकिन उसको पानी चाहिए तो पानी नहीं बोल रहा है। अगर हम देखें तो पेरेंट्स बोलेंगे कि सब कुछ बोलता है, लेकिन उसको पानी चाहिए तो पानी नहीं मांग रहा। तो उसके ये चीज़ हम कई बार देखते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर्स में हो गए, बच्चे को कुछ पर्टिकुलर खास इंटरेस्ट हो गए, जैसे कोई बच्चा बहुत अधिक, एग्जांपल मैं दे रही हूँ, रबर बैंड से खेल रहा है, कोई बच्चा बॉटल कैप से खेल रहा है, किसी बच्चे को एक बच्चे को भगवान की मूर्ति से ऑब्सेशन था, वो जहाँ जाता था मूर्ति लेकर जाता था। तो किसी बच्चे को सोप से बहुत अट्रैक्शन। तो ये अनयूजुअल चीज़ें हैं, ये कॉमन चीज़ें नहीं हैं जिससे बच्चे खेलते हैं, रबर बैंड, बॉटल कैप या मूर्ति। तो ये एक अनयूजुअल इंटरेस्ट हो गया। तो ये इस तरह के इंटरेस्ट कई बार हमें देखने को मिलते हैं ऑटिज़म में, कि बच्चा जहाँ इंटरेस्ट है उसमें बार बार इंगेज हो रहा है, और वो उस समय किसी और पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स, जैसे हैंड फ्लैपिंग करना,
ये एक तरह की मूवमेंट्स होती है जो Okay. कि बच्चा बार बार करता है खुद ब खुद खुद ऐसे? ब खुद, एक्साइटमेंट में, खुशी में, गुस्से में, किसी भी समय कर सकता है या ऐसे भी कर सकता है। जंपिंग फ्लैपिंग साथ में करना एंड रिपीटेड, बार बार करना। नॉर्मली भी बच्चे 1.5-2 साल के बच्चे उस एज तक फ्लैपिंग कर सकते हैं, बट हम 5 ईयर ओल्ड में, 4 ईयर ओल्ड में भी देखते हैं कि वो बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है। टोज़ पे चलना, कुछ तरह के सेंसरी इश्यूज़ होना। सेंसरी इश्यूज़, पेरेंट्स भी आजकल कई बार कहते हैं बच्चे को सेंसरी इश्यूज़ है। अब ये सेंसरी इश्यूज़ क्या हैं? किसी हमारे सेंसरी सिस्टम, हम लाइट, साउंड, टेस्ट, इन चीज़ों को परसीव कर रहे हैं। जी। सो सेंसरी सिम्टम्स में आते हैं किसी बच्चे को साउंड से सेंसिटिविटी, जो हम अक्सर देखते हैं ऑटिज़म के बच्चों में। कॉमन साउंड्स जो बच्चों को डिस्ट्रेसिंग लग सकते हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर की आवाज़, मिक्सर ग्राइंडर की आवाज़, पटाखों की आवाज़ हो सकती है। बच्चा कान बंद कर लेता है या अत्यधिक डिस्ट्रेस में जाता है, रोना शुरू करना। बच्चे डर सकते हैं नॉर्मली भी लाउड साउंड से, बट ये थोड़ा अधिक होता है। रोज़मर्रा की जो साउंड्स है उससे डिस्ट्रेस होना। तो कुछ बच्चे सेंसरी इन चीज़ों से डर जाते हैं, कुछ सीख भी कर रहे हैं, किसी को आवाज़ करना भी पसंद हो सकता है। तो ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिफरेंसेस, जैसे लाइट हो गया, किसी को लाइट से परेशानी है तो बच्चा ब्राइट लाइट में सडनली गया तो आइज़ को कवर कर लिया। तो इस तरह के सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं ऑटिज़म में। तो स्पीच और जो कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरैक्शन में डिले के अलावा रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स, कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स एंड सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज हम देख सकते हैं ऑटिज़म में। तो ये किस एज ग्रुप तक, मतलब इन्फेंट में तो देख लिया हमने, इन्फेंट में हमने देखा कि 1.5 साल की उम्र में भी जी 1-1.5 साल तक में ये हुआ, जॉइंट अटेंशन नहीं हो पा रही है डेवलप, बच्चा बोल नहीं रहा है शब्द, आंखें नहीं मिला रहा है। 1.5 से 2 जो रिपीटेटिव बिहेवियर्स वगैरह जो जिसकी मैंने बात करी, ये अक्सर 1.5 से 2 के बीच इमर्ज करता है। एंड इसी वजह से जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, हम इसी एज पे जाकर, अगर मुझे 1 साल के बच्चे में मान लीजिए मिलता है कुछ अर्ली साइंस, तो मैं एट रिस्क बोल सकती हूँ ऑटिज़म के, बट हम डायग्नोज नहीं करते उस एज पे। और ये रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न जनरली 1.5-2 साल के आसपास बिगिन करते हैं। एंड उसके जैसे 1-2 साल के बच्चे में हम देख सकते हैं बच्चा नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बच्चे को हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ये रख दो या ला दो, बॉल दे दो, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा है, शब्द बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, और अगर बोल रहा है तो यूज़ नहीं कर रहा है उसे कम्युनिकेशन में। तो इस तरह के सिम्टम्स के अलावा वो बार बार स्पिन करना, टोज़ पे चलना, एक ही चीज़ एक्टिविटी में बार बार एंगेज होना, तो इस तरह की चीज़ें हम ऑटिज़म में देखते हैं। एंड धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, डिफरेंट लैंग्वेज की माइलस्टोन्स में पीछे रह जाना। जैसे 2 साल का बच्चा 2 शब्द जोड़कर बोल सकता है, एक टिपिकली डेवलपिंग बच्चा जहाँ हम कोई परेशानी नहीं देख रहे हैं। बच्चा बोल सकता है बॉल दे दो, बाहर जाना, घूमी जाना, इस तरह की चीज़ें बच्चे अक्सर बोलते हैं 2 साल के। 3 साल का बच्चा एवरेज 3 से 4 शब्द जोड़ के शॉर्ट सेंटेंसेस, कई उससे भी लंबे बोलते हैं, बट एवरेज 3 से 4 शब्द जोड़ के बच्चा बोल पाता है। क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे तरह तरह के, 2 से 3 के बीच क्या है, कहाँ है, कौन है, तो डेवलप कर ही जाता है। उसके अलावा क्यों वाले सवाल भी आने शुरू हो जाते हैं। इन चीज़ों में हम अक्सर डिले देखते हैं ऑटिज़म में। बच्चा कुछ, जो बच्चे वर्बल हैं उनमें हम देखते हैं कुछ चीज़ें बोल रहा है, बट जितना होना चाहिए लैंग्वेज उस एज के अनुसार उसमें देरी होती है। राइट। तो क्या लग रहा है कि समय से लोग आ पा रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, जहाँ पे नाना नानी दादा दादी नहीं हैं, हस्बैंड वाइफ भी वर्किंग है, ये भी हो सकता है। क्या लग रहा है कि देरी भी हो रही है, समय से लोग पहुँच पा रहे हैं? ज़्यादातर बच्चे जो हम देख रहे हैं, स्पेशली बिकॉज मैं यहाँ दिल्ली में हूँ जहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है, यहाँ पे हमारे पास 2 से 3 के बीच ज़्यादातर बच्चे आ जाते हैं। बट हाँ, कई बार हमें 4 साल पे भी बच्चे को पता नहीं है, पेरेंट्स को, कि बच्चे को ऐसी समस्या है, तो 4 साल वाले भी आते हैं। जहाँ तक इंडिया की बात करें तो एवरेज एज ऑफ डायग्नोसिस वही 4 के आसपास है। तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, हमारे फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लाइफ को जब हम काम करना शुरू करते हैं किसी बच्चे पे, तो ये अर्ली इंटरवेंशन में आता है। एंड अर्ली इंटरवेंशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे ब्रेन का जो मेजॉरिटी ऑफ ग्रोथ है इस पीरियड में, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इस पीरियड में अचीव होता है। तो इस पीरियड में अगर हम बच्चों पे काम करना शुरू करें शुरुआत के 3 सालों में, तो हमें ज़्यादा बेहतर एंड
अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो अर्ली इंटरवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा 4 पे आया तो उसमें सुधार नहीं आएगा, उनमें भी सुधार आएगा। लेकिन अर्ली इंटरवेंशन जितना पहले हम शुरू करेंगे उतने अच्छे हम आउटकम्स देख पाएंगे। क्या आपको लगता है मैम कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे ज़्यादा तादाद उन बच्चों की है जो पेरेंट्स की पहली संतान हो, ऐसा भी है? ऐसा जनरली मैंने नहीं देखा, दोनों ही सेकेंड बॉर्न भी देखे हैं मैंने। कई बार पेरेंट्स आते हैं जिसमें छोटे बच्चे को ऑटिज़म है, कई में पहले को है, तो अभी ऐसा नहीं देखा है मैंने कि सिर्फ बड़े बच्चे को देखने को मिल रहा है। हाँ, बट जहाँ तक मैं दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उन फैमिलीज़ में एक ही बच्चा है जो कि अफेक्टेड है। तो मेरा सवाल इसलिए था मैम क्योंकि पहली बार आप माता पिता बनते हैं तो शायद आपको अंदाज़ा माइलस्टोन नहीं समझने होता में है। दिक्कत होती है। हाँ, तो ये मैंने देखा है जिन पेरेंट्स का सेकंड चाइल्ड अफेक्टेड है, वो रिलेटिवली जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपने बड़े बच्चे की माइलस्टोन से कंपेयर करते हैं। तो हम किसी भी बर्थ ऑर्डर बोलते हैं में ये कंडीशन देख सकते हैं, बट अक्सर जो सेकंड चाइल्ड है वहाँ पेरेंट्स जल्दी समझ पाते हैं कि कुछ दिक्कत आ रही है। और क्योंकि पहले बच्चे में उन्हें अंदाज़ा कई पेरेंट्स को नहीं होता कि हमें क्या परेशानी हम देख रहे हैं, क्योंकि ऑटिज़म के शुरुआती लक्षणों में सिम्टम्स क्लियर नहीं होते। बच्चा क्या नहीं कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चा चलना फिरना कर रहा होता है, बट बच्चा नज़र नहीं मिला रहा होता है, बच्चा नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिम्टम्स एपेरेंट है, वहाँ ये होता है कि बच्चा क्या नहीं कर रहा है, वो पेरेंट्स कई बार नहीं समझ पाते हैं। अब बात ADHD की मैम, इसको आप कैसे देख रही हैं कि ये भी बीमारी गहराती जा रही है? यस, ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगर हम इस कंडीशन के बारे में देखें तो इसकी जो फुल फॉर्म है इसमें ही कई चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं। अटेंशन डेफिसिट मतलब ध्यान की कमी, और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मतलब बच्चे में मूवमेंट अधिक हो रहे हैं। सो यहाँ हाइपर एक्टिविटी का मतलब है अधिक मूव करना, एक जगह टिक कर नहीं बैठना। सो ADHD कई तरह की होती है, मतलब कुछ बच्चों में सिर्फ ध्यान की कमी देखने को मिल सकती है। वो बच्चे में बहुत अधिक मूवमेंट हमें नहीं मिलेगा कि बच्चा बहुत भाग रहा है, कूद रहा है, ये नहीं मिलेगा, सिर्फ ध्यान की कमी। और ये सबसे मुश्किल होते हैं पिक करना, क्योंकि कुछ एपेरेंट नहीं दिख रहा होता है। कुछ बच्चों में सिर्फ हाइपर एक्टिविटी, मतलब ये बच्चे अक्सर लेबल कर दिए जाते हैं कि शैतान है, कि वो हमेशा भाग रहा है, वो किसी को मार देता है, गिरा देता है, तोड़ देता है, टिक के नहीं बैठता जी। एंड जो सबसे कॉमनेस्ट ADHD का सब टाइप है वो है ध्यान की भी कमी होना और अत्यधिक मूवमेंट या हाइपर एक्टिविटी भी होना। सो हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव बिहेवियर्स एक चीज़ में क्लब्ड है। तो ADHD एक बहुत ही साइलेंट डिसेबिलिटी है जब तक हम क्योंकि सिम्टम्स इतने एपेरेंट नहीं होते। सो जब अगर बच्चा बहुत अधिक हाइपर एक्टिव है तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा बहुत शैतान है, स्कूल से परेशानी आने लगती है तो पेरेंट्स आते हैं हमारे पास दिखाने। सो वो बच्चे जिनमें हाइपर एक्टिविटी बहुत अधिक ना हो कई बार मिस हो जाते हैं। तो ADHD एक साइलेंट कंडीशन है, हाँ, बट इससे परेशानी इससे भी होती है। बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हाइपर एक्टिविटी तो कुछ कम होने लगती है, लेकिन ध्यान की कमी के कारण और इम्पल्सिव बिहेवियर्स के कारण टीन एज में या उसके आगे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे ध्यान की कमी के कारण पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट होते हुए भी उनको फोकस करने में दिक्कत हो सकती है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेना कई बच्चों में हमें देखने को मिलता है। तो ADHD अभी हमें वो भी काफ़ी बच्चों में देखने को मिल रही है, बट इसमें पेरेंट्स को कई बार पता नहीं चलता कि वाकई में कुछ प्रॉब्लम है। ये बच्चे शैतान बदमाश लेबल कर दिए जाते हैं और आजकल तो नहीं इतना, लेकिन पहले के समय में अक्सर इनकी पिटाई भी काफ़ी हो जाती थी। तो इसमें क्या वो जरिया है जिससे पहचाना जा सके जो बच्चा अगर नहीं कर रहा है, फोकस्ड नहीं है? जैसे अगर ये अभी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हम 4 साल के बच्चे को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे को ADHD की समस्या है। पहले ये 6 साल था, तो ये हमें स्कूल एज में जाकर एपेरेंट, ये बर्थ के समय से आपको एपेरेंट नहीं होगी, स्कूल एज में जाकर आइडेंटिफाई होती है, प्री स्कूल या स्कूल एज में जाकर लगभग 4 to 6 या उसके ऊपर के एज में। तो यहाँ
जो मेन प्रॉब्लम्स के जो सिम्टम्स जो पेरेंट्स हमारे पास लेकर आते हैं कि बच्चा शांत स्थिर नहीं बैठता। जैसे स्पेशली स्कूल में बच्चा 6 साल का बच्चा है जो ग्रेड 1 में अगर गया, अब वहाँ एक्सपेक्टेड है बच्चे को कि वो सीट पर बैठे, तो स्कूल से कंप्लेन आना कि बच्चा अपनी जगह पे नहीं बैठ रहा, बच्चा लगातार क्लास में मूव कर रहा है, अपना काम कर लिया तो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। एंड बिहेवियरल इश्यूज़ भी ADHD में देखने को मिलते हैं। कई बार बच्चा अपनी मर्ज़ी सिर्फ करना चाहना, दूसरों की बात नहीं समझ पाना। एंड मान लो बच्चे को हमने कुछ बोला, बच्चा कुछ कर रहा है, सुना बट बच्चे ने फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। अपनी चीज़ें छोड़ आना, स्कूल में बच्चे अपने अक्सर कभी कभार छूट जाना होता है, लेकिन अक्सर बच्चा कभी अपनी नोटबुक छोड़ कर आ जा रहा है, कभी लंच बॉक्स, कभी वाटर बॉटल, ये अक्सर होना मतलब ध्यान की कमी की वजह से ये देखने को मिलता है। एंड अगर बच्चे को उसके इंटरेस्ट की चीज़ है वहाँ फोकस होता है। सो ADHD का ये मतलब नहीं कि ये बच्चे कभी फोकस नहीं कर पाते, जहाँ उनका इंटरेस्ट है वहाँ उनका फोकस अच्छा होता है, लेकिन जहाँ जो चीज़ में मेंटल एफर्ट ज़्यादा लगता है अक्सर उन चीज़ों को करना ये बच्चे अवॉइड करते हैं। जैसे पढ़ाई एक ऐसी चीज़ हो गई जहाँ पे सस्टेन्ड मेंटल एफर्ट लगता है, तो बच्चे इन चीज़ों को करना अवॉइड करते हैं। ये एक सिम्टम है जो हम अक्सर देखते हैं। कई बच्चे पढ़ाई में अच्छे भी होते हैं, लेकिन लेटर ईयर्स में जाके उनके ग्रेड्स फॉल करने लगते हैं, क्योंकि तब डिमांड्स बहुत बढ़ जाते हैं एंड बच्चा उतनी देर फोकस नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ें और इसके अलावा कभी कभी बिहेवियरल इश्यूज़ जैसे डिफाइंस, बात नहीं मानना, बहस करना, आर्ग्यू करना, ये भी एसोसिएटेड सिम्टम्स में देखने को मिलते हैं। एंड ADHD वाले बच्चों में हमें 40% के आसपास बच्चों में लर्निंग प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। सो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिसकैल्कुलिया, जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी में आती है। तो ADHD के बच्चों में ऑलमोस्ट 40% में एसोसिएटेड लर्निंग प्रॉब्लम्स भी होती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो शिकायत लेके पेरेंट्स आपके पास पहुंचते होंगे जिसको आप देखते होंगे मैम? सो हमारे पास अभी तक तो हमने लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर वाले कंडीशंस के बारे में बात की। मोटर डिले भी लेकर आते हैं कि बच्चे को चलने में देरी, इसमें भी कई कारण हो सकते हैं। कई बच्चों में बिनाइन हाइपोटोनिया, मतलब बच्चा थोड़ा देर से चलेगा, उनको मसल टोन थोड़ा कम है, लेकिन कई बार कुछ जेनेटिक कंडीशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से भी ये देरी हो सकती है। तो वो हमें बच्चे को देखकर आइडेंटिफाई करना होता है कि उसका क्या कारण लगता है, फिर उसके लिए हम टेस्ट करते हैं एंड जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे उनको थेरेपी दी जाती है ताकि बच्चा उन माइलस्टोन्स को अचीव कर सके। तो हम जेनेटिक कंडीशंस भी देखते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम भी एक कॉमनेस्ट जेनेटिक कंडीशन जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस है। इन बच्चों में भी हमें डेवलपमेंट में देरी मिलती है, बोलने में देरी, चलने में देरी, पढ़ाई लिखाई या दूसरे जो माइलस्टोन्स हैं वहाँ पे डिले मिलता है। इन बच्चों में भी हम थेरेपी अगर करें तो उनमें जल्दी सुधार देखा जा सकता है। तो थेरेपी का पर्पस है जो स्किल्स में बच्चा पीछे चल रहा है, जिन डेवलपमेंटल डोमेन्स में पीछे चल रहा है, उस पे एक्स्ट्रा सपोर्ट देना, जिससे कि बच्चे का हम बेस्ट पोटेंशियल अचीव कर पाएँ। तो ये भी हम समझना चाह रहे हैं मैम कि बहुत सारी चीज़ें तो आपने बता दी। एक पेरेंट जो पहली बार पेरेंट बने हैं उनके लिए अगर कुछ मोटी मोटी चीज़ें बता पाएँ, बहुत सी चीज़ें हमने कवर तो कर ली, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें कि अगर ऐसा है तो कोई समस्या ज़रूर है। जैसे अगर बच्चा 5 मंथ्स का हो गया, गर्दन नहीं संभाल रहा है, 6 से 8 महीने का बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, 1 साल का बच्चा नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, किसी भी उम्र में अगर बच्चा नज़रें नहीं मिला रहा है, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, बच्चा 16 महीने पे कोई शब्द नहीं बोल रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि हमें अपने डॉक्टर से ये चीज़ें डिस्कस करनी है। ये अर्ली ईयर्स के माइलस्टोन्स हुए जहाँ हमें पता है कि इन पे हमें इंटरवीन करना ही है। नज़रें नहीं मिलाना, नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करना, लगभग 6 से 8 महीनों पे बच्चे का सिटिंग आता है, वो अचीव हो जानी चाहिए। 1 साल पे बच्चे खड़े होना शुरू कर देते हैं, अगर चलने में 1-2 महीने और डिले भी हो सकता है, लेकिन 1 ईयर का बच्चा वेट बेयर करके खड़ा हो जाना चाहिए। तो ये हमें पता होना चाहिए कि बच्चे की कुछ जो ग्रॉस या मोटे माइलस्टोन्स है ये अचीव होने ही चाहिए। मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए मैम क्या कोई
टॉय भी आप बताती हैं कि इस तरह के खिलौने अपने बच्चों को आप दीजिए? सो हर उम्र के अनुसार टॉयज़ हो सकते हैं। सी ये टॉयज़ वही हैं जो यूजुअली कॉमनली अवेलेबल है। हम कहेंगे फैंसी गैजेट्स की ज़रूरत नहीं है, सिंपल टॉयज़ से खेल सकते हैं। अगर हम देखें 1 साल से छोटे बच्चों को तो बहुत अधिक टॉयज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस एज में एक सिंपल, जो सबसे छोटे बच्चे हैं, एक रैटल होता है, वो उनको साउंड का स्टिमुलेशन भी देता है। तो छोटे बच्चों के लिए एक सिंपल टॉय हो सकता है लाइक रैटल। 1 साल से बड़े बच्चों को सिंपल चीज़ें जैसे स्टैकिंग रिंग्स हो गई, स्टैकिंग कप्स हो गए, शेप सॉर्टर्स हो गए, जो कि बच्चे के कॉग्निटिव या दिमाग के डेवलपमेंट, मानसिक विकास को हेल्प करता है। जब बच्चा मैच करता है शेप्स को, थोड़े बड़े बच्चे कलर्स भी मैच कर पाते हैं, तो शेप्स को मैच करना। कॉज एंड इफ़ेक्ट वाले टॉयज़ हो गए, जैसे हमने बटन दबाई तो कुछ निकल के आता है, या हमने बटन दबाया तो वहाँ कुछ लाइट या साउंड हो रहा है। तो सिंपल टॉयज़ जो एज अप्रोप्रिएट टॉयज़ है, बेसिकली टॉयज़ से ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को एंगेज करना, और पेरेंट्स बच्चों के साथ समय बिता पाए, ये ज़रूरी है। सो आज के समय में जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, कई बार वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो जब भी पेरेंट्स शाम को आते हैं, एक क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ ज़रूर बिताएं, जहाँ पेरेंट्स बच्चे के साथ खेले, इंगेज हों, उनके साथ इंटरैक्ट करें। सो खिलौने क्या हैं से ज़्यादा ज़रूरी है हम कैसे उनको यूज़ कर रहे हैं। एक सिंपल बॉल के साथ हम खेल सकते हैं, तो हमें फैंसी टॉयज़ नहीं चाहिए, वही कॉमन टॉयज़ जो अवेलेबल हैं, बट हमें उसको पेरेंट्स सिर्फ बच्चे को टॉय देना, थमा देना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम साथ में खेलें। मोबाइल जिसके अंदर हर घर में मौजूद है, और एक तरीके से खिलौने की जगह मोबाइल ने ले ली है, राइट। इस पे आप कैसे आगाह करेंगे पेरेंट्स को? कितना मोबाइल नुकसान पहुंचा रहा है? बहुत नुकसान पहुंचाता है, एंड मोबाइल के साथ प्रॉब्लम है आज के समय में, बच्चा मोबाइल देख रहा है, पेरेंट्स मोबाइल देख रहे हैं, इवन ग्रैंड पेरेंट्स भी मोबाइल देख रहे हैं। अभी बच्चे को इंटरैक्शन नहीं मिल रहा है, तो 2 साल तक मोबाइल यूजेज, मतलब मोबाइल या स्क्रीन यूजेज 0 होना चाहिए। और मोबाइल तो बच्चे को शुरुआती समय में देना ही नहीं है। और स्क्रीन टाइम के लिए भी गाइडेंस है, 2 से 6 के बच्चों का स्क्रीन टाइम पर डे 1 आवर तक ही लिमिटेड होना चाहिए। एंड मोबाइल यूजेज से अगर हम देखें कि स्क्रीन में ज़्यादा बुरा क्या है, पेरेंट्स कई बार कहते हैं नहीं टीवी तो बिल्कुल नहीं देखता, मोबाइल देखता है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी, मोबाइल इज़ अ बिगर एविल। वो हैंड हेल्ड डिवाइस है, वहाँ बच्चा कंटिन्यूअस स्क्रॉल करता जाता है, हमें पता भी नहीं है बच्चा क्या देख रहा है। बड़े बच्चों पे ये अप्लाई करता है, बच्चा क्या देख रहा है, क्या कंटेंट देख रहा है। सो मोबाइल और टीवी में मोबाइल एक ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। सो मोबाइल का यूज़ बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ना सिर्फ ये हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट, इवन सोशल इंटरेक्शन डेवलपमेंट, इन सब में को भी अफेक्ट करता है। आँखों पे भी असर इस पे देखा जाने लगा है, आजकल बच्चों में आई प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा बढ़ गया है। सो मोबाइल इज़ अ स्ट्रिक्ट नो, मतलब अर्ली ईयर्स में, एंड बाद में भी मोबाइल रिस्ट्रिक्टेड यूज़ ही होना चाहिए। अभी जो पेरेंट्स आ रहे हैं अपने बच्चों को लेके, उसमें वो गलती ये मान भी रहे हैं, आप डिटेक्ट कर भी पा रहे हैं कि मोबाइल की वजह से हो गया डॉक्टर साहब? मान रहे हैं पेरेंट्स, बट हाँ ये मैं बोलूँगी मोबाइल की वजह से हो नहीं जा रहा है, लेकिन मोबाइल प्रॉब्लम को बहुत बढ़ा दे रहा है। पेरेंट्स आके कई बार शुरुआत ही ऐसे ही करते हैं कि जब मैं पूछती हूँ बच्चे को लेकर उनके क्या कंसर्न्स हैं, तो पेरेंट्स का यही स्टार्टिंग सेंटेंस होता है, हमने बच्चे को फ़ोन दे दिया था, हमें नहीं पता था कि वो नुकसान करेगा। तो ज़्यादातर पेरेंट्स इस बात से अग्री करते हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं। उसके बाद हम मोबाइल यूजेज बंद भी करवा दे रहे हैं, लेकिन ये सिम्टम्स रिवर्स नहीं हो रहे हैं। तो अभी मोबाइल से हो जा रहा है ये कहना मुश्किल है, लेकिन मोबाइल कल को प्रूव हो जाए तो कह नहीं सकते। फ़िलहाल मोबाइल से हो तो नहीं जा रहा, लेकिन सिम्टम्स ज़रूर बहुत बढ़ जा रहे हैं। क्योंकि आप समझिए, जिस बच्चे को मान लीजिए ऑटिज़म है, तो उसको कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में परेशानी है, और हम थेरेपी में क्या कर रहे हैं, बच्चे को कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं और सोशल इंटरेक्शन सिखा रहे हैं, जो कि मोबाइल से नहीं मिलेगा। तो आपका बच्चा जो ऑलरेडी वहाँ पे जिसे परेशानी है, उसको हम थेरेपी में, या हम बच्चे में सुधार कैसे ला सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन देकर। तो जो चीज़ मोबाइल से नहीं मिल रही है, एंड ये फिर बच्चा अगर मोबाइल में बिजी है, पेरेंट्स आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं कि बच्चे को एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो बच्चा
बच्चा 2 साल तक, हाँ बच्चा मोबाइल देख रहा है, बच्चा खुश है, पेरेंट्स को पता ही नहीं है बच्चा क्या नहीं कर रहा। सो मोबाइल से बिल्कुल हमें दूरी बना के रखनी चाहिए बच्चों की। आज भी कल्चर का हिस्सा हो गया है कि आपने खाना दे दिया, मोबाइल थमा दिया, ये बहुत या पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि मोबाइल के बिना खाना नहीं खाता है। राइट। तो बहुत सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें भी एक पेरेंट्स को सजग और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये कई पेरेंट्स का है कि हमारा बच्चा मोबाइल के बिना नहीं खाता। पहले के ज़माने में जब मोबाइल नहीं थे तो बच्चे खाना खा ही रहे थे। अभी हमने अगर मोबाइल दे दिया तो बच्चे का फूड के साथ भी वो रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाता। बच्चा कितना खा रहा है, क्या खा रहा है, बच्चे को कोई अंदाज़ा नहीं। ये स्क्रीन देखते देखते खाने की वजह से बड़े बच्चों में भी ओबेसिटी वगैरह की समस्याएं आ रही है, मतलब वेट ज़्यादा हो जाना। तो ना सिर्फ डेवलपमेंट बल्कि ग्रोथ एंड अदर एरियाज़ भी अफेक्ट हो सकते हैं मोबाइल के अत्यधिक यूज़ से। और ये मोबाइल देखकर खिलाना इज़ अ वेरी रॉन्ग टेक्निक। ये नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चा इससे खाने के साथ सही रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाएगा। ज़िद कितनी माननी चाहिए? ज़िद किस चीज़ों के लिए हो रही है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ मैं बोलूँगी अनुभव क्या डिपेंड करता है बच्चा किस चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है। एंड क्या हम हर बच्चे की ज़िद पूरी नहीं कर सकते। तो एज अ पेरेंट हमें लिमिट कहाँ रखनी है, ये लिमिट सेटिंग करना पेरेंट्स का काम है। बच्चा कोई छोटी चीज़ मांग रहा है जो हम दे सकते हैं आसानी से, हम दे सकते हैं। बट बच्चा कोई ऐसी चीज़ मांग रहा है जो हमारे लिए मुश्किल है, तो हमें हर ज़िद बच्चे की पूरी नहीं करनी है। बिकॉज़ हमें एज अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लिमिट्स कहाँ तक है हमारे बच्चे की, वो डिसाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। सो बच्चे तो कुछ भी मांग सकते हैं बट हम बच्चे को वो दे नहीं सकते, राइट। सो लिमिट सेटिंग पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड हर जिद हम पूरी नहीं कर सकते। जो बाज़ार आज घर में चल के आ गया है मैम, छोटे बच्चों के लिए कितना नुकसानदायक है। जो प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की हम बात करते हैं, कब से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, किस उम्र तक तो बिल्कुल अवॉइड ही करना चाहिए जब तक उसको एक्सपोजर नहीं। जहाँ तक मैं बात करूँ, प्रोसेस्ड फूड तो हमेशा ही अवॉइड करने चाहिए। एंड पेरेंट्स के लिए हम लोगों की हमेशा यही रिकमेंडेशन होता है होममेड फूड। इवन इन्फेंट्स को जो हम पैकेज्ड फूड होता है, वी डू नॉट एनकरेज कि वो चीज़ पेरेंट्स बच्चे को खिलाएं। जब इन्फेंट्स को जब खिलाना शुरू करते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है पेरेंट्स तभी से होममेड फूड ही बच्चे को दे रादर देन द पैकेज्ड फूड। सो हमेशा ही प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड अवॉइड करने चाहिए। एंड जहाँ तक जंक फूड की बात करें, वो हमें जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। सो ये हर रोज़ कई बार परिवार में होता है कि हमारा बच्चा सिर्फ नूडल्स ही खा रहा है, तो वो बच्चे को के लिए सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। सो जहाँ तक हो सके आउटसाइड फूड एनकरेज नहीं करना है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कभी भी नहीं खा सकते वो चीज़ें, बट महीने में एक दिन खाना और रोज़ खाने में बहुत मेजर डिफरेंस है। सो हमें वहाँ पे एक रूटीन या हमें घर में अपना एक रूल होना चाहिए कि हम महीने में एक दिन अगर खा रहे हैं तो तभी मिलेगा, नहीं तो हम इसकी वजह से ओबेसिटी जैसी समस्या एंड आगे और लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। जैसे आज के समय में हाइपरटेंशन, शुगर, ये सब हम इंडियन पॉपुलेशन में यंगर एज पे शुरू हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जंक फूड वगैरह हमें इसीलिए लिमिट करने हैं कि ओबेसिटी एंड अदर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इन बच्चों में आगे चल के ना हो। ये भी कई बार रिसर्च आया है मैम कि फिज़िकल एजॉल्ट बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट पे असर डालता है। डांटना, मारना, आप कहाँ देखती हैं? क्योंकि बिहेवियरल डेवलपमेंटल और डेवलपमेंटल इश्यूज, तमाम तरह की चीज़ों को आप डील करती हैं। पेरेंट्स को आपकी तरफ से क्या सुझाव है और शोध क्या कहता है कि अपने बच्चों के साथ कितनी सख्ती आप बरत सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने कहा, एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लिमिट सेटिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जहाँ तक मारने की बात है, ये हम टोटली डिस्करेज करते हैं। अगर हम एक छोटे बच्चे को, जिसने हमारी बात नहीं मानी, हमने उसको हिट किया, अभी हम बच्चे को क्या मॉडल करके दिखा रहे हैं, दैट आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपको हिट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब बच्चा क्या सीखता है, मेरी बात कोई नहीं मानेगा तो वो भी हिट करेगा। तो हम जो बिहेवियर कर रहे हैं, हमारा बच्चा
उसे सबकॉन्शियसली सीखता जा रहा है। हम मॉडल जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, हमारा बच्चा उन्हीं चीज़ों को अपनाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा वेल बिहेव्ड रहे, हमारा बच्चा कल को किसी को हिट ना करे या वो इस तरह के बिहेवियर्स ना सीखें, तो हमें अपना बिहेवियर भी उसी तरह मॉडल करना है। हमें अगर बच्चा मान नहीं रहा है, हम उसे फर्म टोन में बात कर सकते हैं, लेकिन चीखना चिल्लाना या फिज़िकली हिट करना ये टोटली नो है। तो हमें एज अ पेरेंट बोलना ये नहीं पॉसिबल है, ये नहीं करना या ये गलत हुआ, लेकिन हमें उसको चीख चिल्लाकर या पनिश करके पनिश करना का ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये बच्चे को मेंटली भी अफेक्ट करता है एंड बच्चा ये सीखता है इट इज़ ओके टू हिट। कहा जाता है कि बच्चा आपको देख रहा है, मतलब आपकी जेरोक्स कॉपी जो आप कर रहे हैं वो कॉपी कर रहे हैं। कितनी उम्र से मानती हैं मैम कि बच्चा जो है वो बिल्कुल आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी कोई भी एक्टिविटी है, तो पेरेंट्स को ये सतर्कता बरतनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो मेरा बच्चा देख रहा है और उसको ऑब्जर्व करके सीख भी रहा है। ये शुरुआत से ही अगर मैं किसी पेरेंट को अर्ली स्टिमुलेशन बताती हूँ, जैसे मैं हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स हो गए हैं जो जिनका नर्सरी में एडमिशन हुआ, वो बच्चे भी हम देखते हैं। तो मान लीजिए मैं एक प्री टर्म बेबी के पेरेंट को अर्ली स्टिमुलेशन बता रही हूँ, तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं पेरेंट बच्चों को आई कांटेक्ट दीजिए, उसके साथ कुछ गाइए, लोरी सुनाइए, अलग अलग तरह के फेशियल एक्सप्रेशन बनाइए, क्योंकि बच्चा उन्हें देखकर कॉपी करना शुरू करता है। तो ये शुरुआत से ही बच्चे चीज़ों को देखकर कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। तो वो हम उस समय अर्ली ईयर्स में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन शुरुआत से ही बच्चे चीज़ें कैसे सीखते हैं, इमिटेट करके। सो इमिटेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेवलपमेंट का, जो कि हम कई बार ऑटिज्म में बच्चों में देखते हैं, कॉपी नहीं कर रहे तो उन्हें वो चीज़ सिखाई जाती है, इमिटेशन। तो शुरुआत से ही बच्चे कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो हम जो कर रहे हैं बच्चा वो कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा वेल बिहेव्ड रहे, तो हमारा बिहेवियर भी उस चीज़ को, हमारे बिहेवियर में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और कौन से डेवलपमेंटल डिलेज हैं मैम जिस पे पेरेंट्स को सावधानी बरतनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए? हमने ज़्यादातर चीज़ों के बारे में बात करी। एक और कंडीशन जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ या लर्निंग डिसेबिलिटी। ये भी एक कंडीशन है जो मिस हो जाती है, क्योंकि ये बच्चों में बहुत ऑब्वियस नहीं होते हैं इसके सिम्टम्स। तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ मतलब पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होना। ये आप लोगों ने कई बार ये टर्म सुने हो, डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया या डिसकैलकुलिया। तो ये सब एक कंडीशन है जिसको कहा जाता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे बच्चे का आईक्यू ठीक होता है। जब भी हम किसी बच्चे की बात करें जिसको कि लर्निंग डिसेबिलिटी हम बोल रहे हैं, वहाँ पे बच्चे का आईक्यू ठीक होता है, फिर भी बच्चे को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आती है। तो ये बच्चों को भी आइडेंटिफाई करना अर्ली ईयर्स में ज़रूरी है। प्री स्कूल ईयर्स में भी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। इन बच्चों को शुरुआती समय में लेटर आइडेंटिफिकेशन या उनकी राइटिंग, इन चीज़ों में दिक्कत आती है, एंड लेटर दूसरे जब हायर ग्रेड्स में जाते हैं तो ये डिफ़िकल्टी और एपरेंट होती जाती है। तो अगर किसी बच्चे को शुरुआती, जैसे हम प्री एकेडमिक माइलस्टोन्स की बात करें, तो बच्चे अराउंड 5 to 6 में तक में आते आते सिंपल 6 साल के बच्चे सिंपल 3 लेटर वर्ड्स रीड कर पाते हैं, एंड सिंपल सेंटेंसेस 3-4 लेटर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें वर्ड्स होते हैं, वो रीड कर पाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर हम समय पे आइडेंटिफाई करें और इन बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाए तो ये बच्चे काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। अक्सर इन्हें पढ़ाई में सिर्फ कमज़ोर है बच्चा मानकर ये लेबल कर दिया जाता है कि बच्चा तो पढ़ता नहीं है, इसका मन नहीं लगता है पढ़ाई में। बट मन नहीं लगने के पीछे कारण होता है इन बच्चों को कई बार ये चीज़ें मुश्किल होती हैं उनके लिए, इसीलिए बच्चा पढ़ाई अवॉइड करता है। तो अगर मैं बोलूँ डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया इज़ अ रीडिंग डिफ़िकल्टी, मतलब बच्चे को रीड करने में एंड जो पढ़ा उसको कॉम्प्रिहेंड या समझने में दिक्कत होती है। तो ये कंडीशन को हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिसग्राफिया होता है राइटिंग डिफ़िकल्टी। कई बच्चों को लिखने में, पेंसिल होल्ड करने में परेशानी होती है। पेंसिल होल्ड करके एक ऐसी ट्राइपॉड ग्रास्प हमारे लगभग 5 साल पे डेवलप होती है। उसके बाद बच्चे लिख पाते हैं लेटर्स, एंड देन 6 year olds कैन राइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो डिसग्राफिया इज़ अ
राइटिंग डिफ़िकल्टी एंड डिसकैलकुलिया इज़ डिफ़िकल्टी इन मैथ्स, मतलब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, काउंटिंग हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन अर्ली ईयर्स में। तो कुछ बच्चों को तीनों प्रॉब्लम्स एक साथ हो सकती है, रीडिंग राइटिंग एज वेल एज इन मैथ्स। किसी बच्चे को सिर्फ रीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है जिसे हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, किसी बच्चे को सिर्फ राइटिंग डिफ़िकल्टीज़ भी हो सकती है। तो अगर हम इन कंडीशंस को प्री स्कूल या 3 to 6 के बीच आइडेंटिफाई कर लें बच्चे में अर्ली साइंस, तो इसमें हम इनके जो फ्यूचर आउटकम्स हैं उसमें हम बहुत चेंज या बदलाव देख सकते हैं। तो ये बच्चे अक्सर पढ़ाई में कमज़ोर हो लेबल कर दिए जाते हैं एंड इन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है। एंड कभी कभी जब बच्चा 8th 9th में आ जाता है तब हमारे पास पेरेंट्स लेकर आते हैं, और जब उनसे पूछो कि क्या शुरुआत से प्रॉब्लम थी, तो वो उनका जवाब होता है हाँ, इसको शुरू में भी पेंसिल पकड़ने में दिक्कत होती थी, हाँ ये बच्चा पहले भी हमें ABCD सिखाने में बहुत मुश्किल हुई और बच्चे सीख गए थे, ये नहीं सीख रहे थे। लेकिन तभी भी क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट रूल्स है उससे बच्चे पास हो जाते हैं, तो वो जब 8th 9th में आ जाते हैं, जब उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स का समय आने लगता है, तब पेरेंट्स लेकर आते हैं, तब उनकी वो असेसमेंट्स होते हैं डिटेल, जिसके बाद ये डायग्नोज होता है। लेकिन अगर हम अर्ली साइंस आइडेंटिफाई कर लें तो इन बच्चों के जो फ्यूचर आउटकम्स हैं उनमें हम बहुत बदलाव ला सकते हैं। 8th या 9th में भी इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है, लेकिन तब तक हम उतना इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। हम जो गवर्नमेंट की प्रोविजंस हैं, गवर्नमेंट के अलग रिकमेंडेशंस हैं एग्ज़ाम्स के लिए, इनके मतलब डिफरेंट बोर्ड्स डिफरेंट रिकमेंडेशंस फॉलो करते हैं, जिसमें इन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिलना एग्ज़ाम में, जिसको राइटिंग प्रॉब्लम है उसको एक स्क्राइब या लिखने वाला एक और पर्सन मिलना, इस तरह की सुविधाएँ हैं। ये उस समय बच्चा अवेल तो कर पाएगा, लेकिन अगर हम अर्ली आइडेंटिफाई कर लें तो हम उनकी बच्चे में ही इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा, बच्चे में ही ओवरऑल इम्प्रूवमेंट दिख जाएगी। आप ही की बात को मैं बढ़ा रहा हूँ मैम। आपने कहा कि 3 साल तक के बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है, मतलब ये रिसर्च भी कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो एडल्ट के ब्रेन के 50% तक उसका हिस्सा जो है वो कंप्लीट रहता है, 2 साल तक वो 80% हो जाता है, और जो 3 साल आप कह रही थी वो 90% मेजोरिटी हो जाता है। तो मतलब ये सतर्कता बरतनी जरूरी है कि आपके ब्रेन का 90% हिस्सा जो है बच्चे का, वो 3 साल की उम्र में वो उस तरीके से हो जाता है ताकि वो समझ सके, सीख सके चीज़ों को। बच्चे के ब्रेन में नए कनेक्शंस, न्यूरल मतलब नर्व्स जो हैं वो तो नए जनरेट नहीं होते, लेकिन उनके आपस के कनेक्शंस में बदलाव लाना पॉसिबल होता है। शुरुआत के समय में हम जो भी चीज़ करते हैं वो आगे उसके लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट्स रहते हैं। और कुछ चीज़ जो छूट गया हो मैम, अगर आपको लगता है कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत हो? आई थिंक मैं यही बोलना चाहूँगी पेरेंट्स को कि आज के समय में पेरेंट्स के पास भी समय कम होता है कई बार, व्हेन बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, बट बच्चे के साथ रोज़ एक क्वालिटी टाइम एज ए फैमिली ज़रूर बिताइए, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी है बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए। एंड हमें जहाँ तक हो सके फ़ोन मोबाइल यूज़ एंड एट ए लेटर एज सोशल मीडिया यूज़ रिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।